Hello, good morning to all students. Welcome to our channel और इंस्टीट्यूट, जो भी बोल लो, हमारा तो इंस्टीट्यूट भी है. आवर इंस्टीट्यूट नेम इज रिफाइन अकेडमी. तो लेट्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल के बारे में डिस्कस कर रखा था. इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द सेल. तो हमने लास्ट लेक्चर में सेल के बारे में स्टडी करी थी कि सेल जो होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की. ठीक, ये चीज़ देखा था. फिर उसके बाद हमने सेल के टाइप्स देखे थे, सेल के पार्ट्स देखे थे. तो सेल के टाइप्स को अपन लास्ट में डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, बट यार एक काम करो कि कुछ चीज़ें पता करना है आपको खुद से. ठीक, पहली चीज़ आप पता करना कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है. सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है. दूसरी चीज़ पता करना है लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है. और तीसरी चीज़ पता करना है लार्जेस्ट सेल कौन सी है. तो ये तीनों फैक्ट आपको NCERT की बुक में मिल जाएंगे. आप वहाँ से पता कर लेना. ठीक, पता करके मुझे बताना. ओके, तो स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़े थे वहीं से. तो हम लोग देख रहे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है. प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहला डिफरेंस तो इनके नाम से ही अपने को पता चल गया था कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें न्यूक्लियस पुराने टाइप का होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं. और यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है. ये डिफरेंस किसके बेसिस पे था. तो आंसर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें पाई जाती है उसको हम लोग ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं और ऐसे सेल को यूकैरियोटिक बोलते हैं. और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, उनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाइड. उनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियाइड बोलते हैं और उन सेल को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं. ठीक, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना. क्या ध्यान रखोगे क्या ध्यान रखोगे भाई. यही कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ऐसी ऑर्गेनेली जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाया जाता है. ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है. ये किस में पाई जाती है. यूकैरियोटिक सेल में. ठीक, अब कहोगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ये क्या होती है. तो पहले तो देखो ऑर्गेनेली क्या होता है कि जो सेल होता है ना उसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखते हैं जो किसी फिक्स काम के लिए बनाए गए होते हैं. उसको हम लोग ऑर्गेनेली बोलते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं. ऑर्गेनेली बोलते हैं. ठीक, और ये ऑर्गेनेली काम क्या होता है. हर ऑर्गेनेली का अपना अलग अलग काम होता है. पार्टिकुलर हम लोग हर एक ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे. ठीक, तो ये जो ऑर्गेनेली है ना ये नो मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती है. ठीक है, तो कौन नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, कौन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, कौन डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ये चीज़ हम आपको बताएंगे. बट उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि पता करिए कि कौन कौन सी ऑर्गेनेली नो मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन डबल मेम्ब्रेन बाउंड है. आप खुद से पता करो और पता करके हमें भी बताओ. ठीक है, पता करके आप बताना. ओके, तो जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है वो सारी सारी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है और सारी सारी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है. अगर बात करें राइबोसोम की, राइबोसोम में वो भी बात करें 70S की, तो 70S अपने को प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है. यूकैरियोटिक सेल में हमको 80S मिलता है. 80S के साथ साथ 70S भी मिलता है. तो यूकैरियोटिक सेल में हमको 70S 80S दोनों मिलते हैं. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में हमको केवल और केवल 70S ही मिलता है. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में केवल और केवल 70S ही मिलता है. ओके, चलो नेक्स्ट देखो. इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं, जैसे इसमें 9+0 अरेंजमेंट होता है और इसमें जो होता है 9+2 अरेंजमेंट होता है. ठीक, तो ये 9+0 अरेंजमेंट और 9+2 अरेंजमेंट ये आगे चल के अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, बट पहले उससे पहले अपन डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में.
ठीक। तो अगर आप यहाँ पे देखो प्रोकैरियोटिक सेल को, तो यहाँ पे हमने प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जाम्पल ले रखा है, प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जाम्पल ले रखा है। तो ये देखो ये फिगर है, और फिगर से हम लोग बहुत कुछ समझेंगे, ठीक है। फिगर से हम लोग बहुत कुछ समझने वाले हैं। क्या समझेंगे? देखो, तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जो सबसे पहली बात जो हम लोगों को पता चल चुकी है वो ये कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है ये ओल्ड टाइप का न्यूक्लियस इनके पास होता है। इनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसीलिए इनको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखो 3 चीज़ें हमने बताया कि किसी भी सेल के कंपोजिशन में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो सेल इन्वेलप होती है सबसे बाहर, उसके भीतर साइटोप्लाज्म होता है, और उसके भीतर न्यूक्लियस होता है, ठीक। हाँ, तो क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में? सबसे बाहर सेल में इन्वेलप होता है, सेल इन्वेलप होता है, और उसके भीतर साइटोप्लाज्म होता है, उसके भीतर न्यूक्लियॉइड होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक ये देखो हल्का ब्लू कलर में ये दिख रहा है, या आसमानी कलर बोल लो, ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक। उसके भीतर आपको एक दूसरी मेम्ब्रेन दिख रही होगी, ये दूसरी मेम्ब्रेन है, नीले कलर की है, और उसके भीतर एक ऑरेंज कलर की, 3 मेम्ब्रेन दिख रही है, ठीक। तो यहाँ पे जो सेल इन्वेलप होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो 3 लेयर वाला होता है, 3 लेयर वाला होता है प्रोकैरियोटिक सेल का सेल इन्वेलप, ठीक। उसके भीतर आपको ये साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, ये जो सेमी फ्लूइड लिक्विड है ये सब, ये साइटोप्लाज्म है। उसके अलावा आपको ये जो बिंदी बिंदी गोला गोला दिख रहा है, ये राइबोसोम होता है। बेसिकली ये 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, ठीक। इसके अलावा आप देख रहे होगे कि यहाँ पे प्लाज्मिड दे रखा है। प्लाज्मिड जो होता है सर्कुलर डीएनए होता है, क्रोमोसोम के अलावा होता है, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको ये एक इरेगुलर सी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये हमारा न्यूक्लियोइड है, ये हमारा न्यूक्लियोइड है जिसमें जो डीएनए से बना होता है, ठीक। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि सेल इन्वेलप पे आपको फ्लैजला देखने को मिलेगा, सेल इन्वेलप पे आपको फ्लैजला देखने को मिलेगा, पिलाई देखने को मिलेगी, और इसके अलावा फिम्बरी भी देखने को मिलती है। खैर फिलहाल यहाँ पे फिम्बरी का फिगर नहीं है, पिलाई की तरह ही होती है एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं फिम्बरी, फिम्बरी देखने को मिलती है, ठीक। तो हमने क्या देख लिया प्रोकैरियोटिक सेल में अपने को क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहली चीज़ जो पढ़नी है सेल इन्वेलप के बारे में पढ़ना है, ठीक। सेल इन्वेलप के भीतर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के बारे में बहुत कुछ नहीं जानना है, ठीक है, बट उसमें क्या क्या पाया जाता है ये जानना है। इसमें आपको 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है, इसके बारे में जानना है। प्लाज्मिड के बारे में जानना है, न्यूक्लियोइड के बारे में जानना है, राइबोसोम के बारे में जानना है, ठीक। सेल इन्वेलप पे आपको फ्लैजला दिख रहा है, फ्लैजला के बारे में जानना है, पिलाई का फंक्शन जानना है। यहाँ पे देखो, ठीक। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। सब तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ पाई जाती है? कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है? तो आंसर है प्रोकैरियोटिक सेल केवल और केवल एक ही ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, जिस ऑर्गेनिज्म का नाम है बैक्टीरिया। इस पूरे वर्ल्ड में बैक्टीरिया के अलावा प्रोकैरियोटिक सेल किसी के पास नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल केवल और केवल बैक्टीरिया के पास है, और इसी वजह से बैक्टीरिया का अपना एक किंगडम बना हुआ है जिस किंगडम का नाम है मोनेरा। मोनेरा किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, ठीक। अभी नहीं, इसके बाद अपन चलेंगे, पहले सेल कर लेंगे उसके बाद करेंगे इन सबको, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल केवल और केवल किस में पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में, या बोल दो किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म में, ठीक। अब कहोगे सर आप तो यहाँ बैक्टीरिया लिखे हो, फिर उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी लिख रखे हो, माइकोप्लाज्मा लिख रखे हो, पीपीएलओ लिख रखे हो। सुनो सुनो बात सुनो, देखो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो बैक्टीरिया में पाई जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी इज आल्सो बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम ध्यान रखना, एक बार नीट ने डायरेक्ट पूछ रखा था, एक बार क्या 2 बार पूछ रखा है। ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। अब ब्लू ग्रीन एल्गी बोलो, साइनोबैक्टीरिया बोलो, ये एक तरह का बैक्टीरिया ही है। तो आपसे पूछ सकता है ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? बैक्टीरिया है। प्लांट मत बता देना, एल्गी ना बता देना। ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी नहीं होता, बैक्टीरिया होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज आल्सो बैक्टीरिया, खास टाइप का बैक्टीरिया होता है, इसके बारे में आगे देखेंगे। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम होता है पीपीएलओ। पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और दुनिया में सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल जो होती है वो कौन सी होती है?
माइकोप्लाज्मा होती है या PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होती है। ठीक, ये पैरासाइट होते हैं। खैर इसके बारे में आगे देखें, जब हम लोग पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 2, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, विस्तार से डिस्कस करेंगे। ठीक, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले सबसे बाहर की चीज़, सबसे बाहर की चीज़ क्या है? सबसे बाहर की चीज़ क्या है? तो सबसे बाहर की चीज़ है सेल एनवेलप। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर जो हमको देखने को मिलता है वो मिलता है हमारा सेल एनवेलप। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर क्या देखने को मिलता है? सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप देखने को मिलता है। तो सेल एनवेलप देखो भाई, सेल एनवेलप जो होता है टाइटली बाउंड होता है। कैसा बाउंड होता है? टाइटली बाउंड होता है, बहुत टाइट बाउंड होता है। 3 लेयर, कितनी लेयर की होती है? 3 लेयर। तो सेल एनवेलप 3 लेयर वाली स्ट्रक्चर है। सेल एनवेलप क्या है भैया? 3 लेयर वाली स्ट्रक्चर है। कितने लेयर वाली? 3 लेयर वाली स्ट्रक्चर है। ठीक, इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। लेकिन 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 इस फिगर में आप देखो, सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या रखा है? कैप्सूल। यहाँ देखो, सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या रखा है? कैप्सूल। अब कहोगे कि ये क्या बात हुई, अभी तो ग्लाइकोकैलिक्स बता रहे थे, कैप्सूल कैसे हो गया? बताएंगे आगे, थोड़ा आगे चलो। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद मिडिल में जो लेयर होती है वो होती है सेल वॉल, और सबसे भीतर की तरफ जो लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक दूसरा नाम याद रखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। ठीक, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 नाम हैं, तीनों नाम याद रखना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, ये तीनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम हैं। ठीक है, तो यहाँ फिगर में देख लो, सबसे बाहर ये वाली जो दिख रही है आसमानी कलर की, ये कौन सी लेयर है? ग्लाइकोकैलिक्स है। उसके भीतर ये जो ब्लू कलर की ये कौन सी लेयर है? सेल वॉल है। उसके भीतर जो ये जो लेयर है उस लेयर का क्या नाम है? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। ठीक, यहाँ पे एक बात बस ध्यान रखना है कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती। देखो, केवल और केवल बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा ही एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। क्या सारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है? केवल और केवल किसके पास नहीं है? माइकोप्लाज्मा के पास। केवल और केवल किसके पास नहीं है? तो आंसर है माइकोप्लाज्मा के पास नहीं है। क्या नहीं है? नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ग्राम टेस्ट। देखो, ग्राम टेस्ट जो है वो एक तरह का टेस्ट है। इसको हम लोग यूज करते हैं बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड करने के लिए। बैक्टीरिया को हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, ज़्यादा थोड़ा विस्तार से हम लोग किंगडम मोनरा में इसको करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ था तो हल्का सा मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, तो बैक्टीरिया को हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी खोज की थी क्रिश्चियन ग्राम ने। क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज की थी किसकी? ग्राम स्टेनिंग की। ठीक, ग्राम स्टेनिंग में हम करते क्या है, एक स्मीयर लेते हैं। ठीक, इस पर हम बैक्टीरियल कल्चर लेते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरियल कल्चर लेने के बाद हम इस पे डालते हैं एक डाई डालते हैं जिसका नाम है क्रिस्टल वायलेट। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर ट्रीटमेंट ऑफ क्रिस्टल वायलेट, हम क्रिस्टल वायलेट नाम की डाई डालते हैं। किस पे? जो बैक्टीरियल कॉलोनी होती है उस पे। माइक्रोबायोलॉजी के जब लैब में आओगे आप एमबीबीएस सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पे कराया जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्रिस्टल वायलेट से ट्रीटमेंट करते हैं। किसका? बैक्टीरियल कॉलोनी का। उस पर क्रिस्टल वायलेट डालने पे क्या होता है कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे कैसे हो जाते हैं? पर्पल कलर के हो जाते हैं। सारे के सारे बैक्टीरिया बोल सकते हो वायलेट कलर के हो जाते हैं या पर्पल कलर के हो जाते हैं। ठीक, तो ये जो पर्पल कलर के बैक्टीरिया हो जाते हैं, इसके बाद इस पर डालते हैं आयोडीन। इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ आयोडीन, मतलब इस पर हम लोग आयोडीन डालते हैं। आयोडीन डालने से क्या होता है, तो आयोडीन जो होता है वो फिक्सर का काम करता है।
यहाँ पे हमने क्या किया, बैक्टीरिया की स्टेनिंग की है। क्रिस्टल वायलेट जो है से हमने बैक्टीरिया की स्टेनिंग की थी। स्टेनिंग करने का मतलब है कि बैक्टीरिया को हमने स्टेन लगा दिया, बैक्टीरिया को कलरफुल कर दिया, ठीक। फिर हम उस पर फिक्सर डाल देते हैं फिक्सेशन के लिए। किसको डालते हैं? आयोडीन को। इससे क्या होता है कि आयोडीन फिक्सेशन का काम करता है और ये जो पर्पल कलर होता है उस पर्पल कलर को उस बैक्टीरिया के ऊपर फिक्स कर देता है। फिर उसके बाद हम इसका डीकलराइजेशन करते हैं। बैक्टीरिया के ऊपर से हम लोग कलर हटाते हैं, डीकलराइजेशन करते हैं। तो देखो ट्रीटमेंट वैसे यूजुअली ये 10 मिनट का होता है प्रोसेस, 10 मिनट इसमें टाइम लगता है और स्टेनिंग में हम लोग लगभग 30 सेकेंड का टाइम लेते हैं, ठीक। डीकलराइजेशन में हम लोग वॉश करते हैं इस कल्चर को, किससे? एल्कोहल से। वॉश विथ एल्कोहल और एसीटोन। तो हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल या एसीटोन से हम लोग वॉश कर देते हैं बैक्टीरियल कॉलोनी को। उसके बाद हम देखते हैं कि किसके पास कलर है। अगर कलर किसी के पास प्रेजेंट है, कलर प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर कलर अब्सेंट है, कलर अब्सेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये कैसा होगा? पर्पल कलर का होगा। ये कैसा होगा? कलरलेस। ये कैसा हो जाता है? कलरलेस। तो यूजुअली देखो एक चीज़ और भी ऐड की जाती है, जैसे चाहो तो यहीं पे देख सकते हो, बट बैक्टीरिया कलरलेस हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा, तो फिर हम लोग काउंटर स्टेन करते हैं। वैसे सेफ्रेनिन एक नाम का एक सब्सटेंस होता है, सेफ्रेनिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, उससे हम लोग इसको क्या करते हैं? कलर करते हैं। तो कलर करने के बाद ये तो पर्पल कलर का ही रहता है, बट ये वाला जो बैक्टीरिया है इसका कलर बदल जाता है और इसका कलर पिंक कलर आता है। कलरलेस का जो कलर आता है वो पिंक कलर का आता है, ठीक है। तो ये ग्राम टेस्ट है, इसके बारे में इतना जानते रहो। क्रिश्चियन ग्राम हो जाए 2 टाइप के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम निगेटिव होते हैं। ग्राम निगेटिव कलरलेस हो जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर रखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल सी बात यहाँ पे देखो कि जब हम डीकलराइजेशन कर रहे थे तो हमने क्या यूज़ किया था? एसीटोन। एसीटोन कैसा होता है? लिपिड सॉल्युबल। तो जो मेम्ब्रेन होती है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की, उसमें लिपिड का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो लिपिड में घुल जाती है, और जब वो लिपिड में घुल जाती है तो लिपिड में घुलने की वजह से उसका कलर चला जाता है, ठीक। ओके, गुड। देखो ग्राम स्टेनिंग में अगर नहीं समझ में आया तो अभी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, किंगडम बन रहा है, हम दोबारा पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पे आओ हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इससे पहले क्या चीज़, ये प्रोकैरियोटिक सेल के सबसे बाहरी लेयर जो होती है, सबसे बाहर जो पाया जाता है उसको सेल यूनिलप बोलते हैं। और सेल यूनिलप में सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स होती है। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स होती है, सबसे बाहर वाली लेयर। तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में जो पहली बात ध्यान रखनी है वो आउटर मोस्ट लेयर है, ये तो सबको पता है। लेकिन इसमें 2 चीज़ कंडीशन होती है ग्लाइकोकैलिक्स में। ग्लाइकोकैलिक्स कुछ बैक्टीरिया में हमको लूज शीथ के रूप में दिखती है, मतलब ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, इसके ऊपर हल्का हल्का स्लाइम लेयर रहेगी, लूज शीथ के रूप में मिलती है। तो जब लूज शीथ के रूप में मिलती है तो उसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स को स्लाइम लेयर बोलते हैं। तो स्लाइम लेयर कुछ नहीं है, ग्लाइकोकैलिक्स ही है, बट कैसा है? लूज शीथ के रूप में, ठीक। लेकिन वही अगर बात करें, अगर ये थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है और टफ़ हो जाती है, तो जब मोटी हो जाती है और टफ़ हो जाती है तब हम लोग इसको कैप्सूल बोलते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स के 2 नाम हैं, अगर लूज शीथ है तो स्लाइम लेयर बोलना है, अगर वो थिक और टफ़ हो गई है तो कैप्सूल बोलना है। और जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके पास एक अद्भुत क्षमता होती है। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की खास बात क्या होती है कि जब WBC इसको खाना चाहता है, WBC सोचता है कि चलो आओ इस बैक्टीरिया को खा जाते हैं, तो वो नहीं खा पाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कैप्सुलेटेड है, और कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, थिक होता है, मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इनके पास एक स्पेशल पावर ये आ जाती है कि ये ह्यूमंस का जो इम्यून सिस्टम है उसको ये धोखा दे सकते हैं, इम्यून सिस्टम के कंट्रोल में नहीं आएंगे और ये आसानी से इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। ये इनकी खास बात है, ठीक। उसके बाद जो दूसरी लेयर है, दूसरी लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको सेल वॉल बोलते हैं, ठीक। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये देखो कि ये जो सेल वॉल होती है, ये सबको पता है क्या, कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो मिडिल लेयर होती है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो कौन सी लेयर होती है? मिडिल लेयर होती है, मतलब बीच में पाई जाती है। अब ये बैक्टीरियल सेल वॉल किसके बना होता है? ये पहली ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैक्टीरियल सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का।
बैक्टीरियल सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन का। अब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? तो इसमें देखो दो वर्ड है, एक वर्ड है पेप्टाइड और दूसरा वर्ड है ग्लाइकन। पेप्टाइड क्या होता है? तो आंसर है पेप्टाइड प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स जो पेप्टाइड्स होते हैं वही ऐड होकर प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, पेप्टाइड ऐड होकर प्रोटीन बनाते हैं, तो ये प्रोटीन है। और ग्लाइकन्स एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लाइकन्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो दो चीज़ से मिलकर बनी है, पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट। तो बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है? सीधा साधा आंसर घोट लो, पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडोग्लाइकन किससे मिलकर बनता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। सेल वॉल के बारे में खास बात ये ध्यान रखना, इसका काम होता है शेप ऑफ द सेल, सेल को शेप प्रोवाइड करना। जैसे अगर सेल वॉल ऐसी है तो सेल की स्ट्रक्चर भी ऐसी ही होगी, हेक्सागोनल हो जाएगा। अगर सेल वॉल सर्कुलर है तो सेल सर्कुलर होगी। तो सेल वॉल का काम क्या होता है? शेप प्रोवाइड करना, सेल को एक शेप प्रोवाइड करना। तो देखो तुम लोग पढ़े होगे ना, रॉबर्ट हुक ने खोजा था सेल की, तो उन्होंने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखी थी, वो एक्चुअल में सेल वॉल ही था। क्यों? सेल वॉल बचा रहता है, टफ स्ट्रक्चर होती है। तो ये शेप बनाता है किसका? किसका शेप बनाता है भाई? सेल का। इसके बारे में दूसरी खास बात, ये देता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जिससे बैक्टीरिया की सेल ना तो बस्ट होगी, बस्ट होने का मतलब फटना, ना तो फटेगी, कोलैप्स होना, ना ही कोलैप्स होगी, ना ही सिकुड़ेगी। मतलब बैक्टीरिया सेल को फटने से रोकता है, सिकुड़ने से रोकता है। अब कहोगे 1 मिनट, बैक्टीरिया की सेल बस्ट क्यों होगी, फटेगी क्यों और कोलैप्स क्यों करेगी? ये भी बात सोचने वाली है ना। तो देखो बैक्टीरियल सेल बस्ट कब करेगी? जैसे मान लो ह्यूमन सेल है, तो ह्यूमन सेल के भीतर अगर बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है तो सेल फूलेगी, स्वेल करेगी, स्वेल करते करते एक टाइम के बाद बस्ट कर जाएगी अगर ह्यूमन सेल है तो। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के पास सेल वाल तो होती नहीं, तो ह्यूमन बस्ट कर जाएगी, लेकिन बैक्टीरियल सेल वाल नहीं बस्ट करेगी। अगर ऐसा होगा कि इसके भीतर से पानी निकाल दो ह्यूमन सेल के भीतर से, तो ह्यूमन की सेल कोलैप्स कर जाएगी, लेकिन बैक्टीरियल सेल कोलैप्स नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास सेल वाल है। जिनके पास सेल वाल है वो ना तो बस्ट करने वाले हैं ना तो कोलैप्स करने वाले। क्यों? सेल वाल बचा के रखता है। एक बात और सेल वाल की खास ध्यान रखना, क्या पेनिसिलिन नाम के एक एंटीबायोटिक का नाम सुने होंगे? बहुत फेमस है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो होती है वो सेल वाल पे ही काम करती है, सेल वाल को डिस्ट्रक्ट करके बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, ठीक। तो एक बात खुद सोचो कि जिस बैक्टीरिया के पास अगर सेल वाल ना हो तो उस पर पेनिसिलिन काम नहीं करेगा। तो अब सोचो कौन से बैक्टीरिया पे पेनिसिलिन काम नहीं करेगा? बता भाई, किस पे? माइकोप्लाज्मा पे। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वाल नहीं है, इसलिए उस पर पेनिसिलिन काम नहीं करेगी। तो माइकोप्लाज्मा के ट्रीटमेंट में हम पेनिसिलिन नहीं देते हैं, ठीक। चलो आगे, थर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, अच्छा एक बात ये भी है ना भाई, एक बात ये भी ऐड कर ले, सेल वाल परमिएबल होता है वाटर के लिए, वाटर के लिए परमिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, वाटर आओ जाओ, सेल वाल कुछ नहीं बोलता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है, कुछ लोग को आने देता है, कुछ लोग को आने नहीं देता। सेलेक्टिव परमिएबल बोल सकते हो या सेमी परमिएबल। कहीं कहीं तुमको देखो ओल्ड एनसीईआरटी जो लोग पढ़ रहा है ना उनको सेमी परमिएबल लिखा मिलेगा, लेकिन जो लोग न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनमें सेलेक्टिवली परमिएबल लिखा मिलेगा, ठीक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर मोस्ट लेयर है, ये तो पता ही है, सेलेक्टिव परमिएबल नेचर की होती है। लेकिन एक बात याद रखो, यहाँ पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस नहीं कर रहे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक का प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एकदम सिमिलर होता है। तो हम यूकैरियोटिक में विस्तार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, तो प्रोकैरियोटिक का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों सेम होगा। बट सेल वाल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अलग अलग होती है। ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो ये केवल प्रोकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में नहीं होता। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, देखो हमने क्या देखा, सेल इनवेलप 3 लेयर होती है। अब उसके बाद हम उसमें उसके डीप जाएंगे, और उसके डीप जाके हम डिस्कस करने वाले हैं मेसोसोम के बारे में। मेसोसोम क्या होता है बताते हैं, मेसोसोम क्या होता है। पहले आओ इस फिगर पे,
फिगर पे क्या देख रहे हो? बैक्टीरिया है। क्या है बच्चा? बैक्टीरिया। ठीक, अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है, हाँ सही है, बैक्टीरिया की इनरमोस्ट लेयर कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो सेल मेम्ब्रेन रहती है ये अंदर की ओर एक्सटेंड हो जाती है। खैर यहाँ पे बनाया नहीं गया, बट जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाता है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे आएगा, ऐसे भीतर दबेगा, फिर ऐसे चला जाएगा। ठीक, ये भीतर दब के एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं मीसोसोम। तो मीसोसोम के बारे में जो फर्स्ट लाइन आपको याद रखनी है, क्या? इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीसोसोम क्या होता है? तो आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाइड होगी कहाँ? इनटू द सेल, सेल के भीतर, बाहर साइड में नहीं मॉडिफाइड होना है, सेल के भीतर मॉडिफाइड होना है। तो मीसोसोम क्या होता है? आंसर है एक्सटेंशन और मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीसोसोम क्या होता है? एक्सटेंशन और मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अच्छा, ये जो मॉडिफिकेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो देखो या तो वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकता है। ठीक, वेसिकल्स का फॉर्म का मतलब है कि ऐसे ऐसे ऐसे, ये वेसल्स बोलते हैं इसको, तो वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ट्यूबुल के फॉर्म में हो सकता है। ट्यूबुल जानते हो ना, ऐसे होते हैं, या फिर लैमेली के फॉर्म में हो सकता है। लैमेली ऐसे ऐसे होते हैं, काफ़ी पास पास होंगे, ये लैमेली के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो मीसोसोम जो होता है 3 फॉर्म में बनते हैं, एक वेसिकल्स के फॉर्म में बन सकते हैं, ट्यूबुल्स के फॉर्म में बन सकते हैं, लैमेली के फॉर्म में बन सकते हैं। नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है। ठीक, फंक्शन मेसोसोम का याद रखना भाई, क्या याद रखोगे? फंक्शन किसका? मेसोसोम का। और उसमें भी क्या? रेस्पिरेशन। मर जाओ लेकिन रेस्पिरेशन मत भूलना। मेसोसोम का फंक्शन अगर कोई बोल रहा है, तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक वर्ड आना चाहिए, रेस्पिरेशन। मेसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है, और ये रेस्पिरेशन करता है। क्वेश्चन ये पता करके बताना, यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन कौन कराता है? यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन कौन सी ऑर्गेनेली कराती है? क्योंकि यूकैरियोटिक में मेसोसोम तो होगा नहीं, प्रोकैरियोटिक में ही होता है। ठीक, तो मेसोसोम का फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए जो कंटेंट चाहिए वो देता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कराता है, और डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन कराता है डॉटर सेल में। डीएनए का रेप्लिकेशन इस मेसोसोम ही कराता है और उसका डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन कराता है। अब क्वेश्चन ये है कि डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? तो यहाँ पे लिख सकते हो प्री टू कंजुगेशन। देखो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है ना, वो कंजुगेशन से होता है। कैसे होता है? कंजुगेशन से होता है। तो कंजुगेशन से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर, जस्ट पहले ही डॉटर सेल में डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कौन कराता है? मेसोसोम कराता है। ठीक, तो मेसोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन कराएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन कराएगा, रेस्पिरेशन कराएगा। इसके अलावा कुछ सिक्रेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। किसके सरफेस एरिया को? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक, तो फंक्शन याद रहेंगे। 3 पॉइंट तो कभी मत भूलना मेसोसोम के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है, रेस्पिरेशन कराता है, और कंजुगेशन से पहले डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन कराता है डॉटर सेल में। ये 3 पॉइंट आपको नहीं भूलने हैं, बाकी भूल जाओ चलेगा। मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि एकदम भूल ही जाओ, कोशिश करो कि याद रहे। ठीक है, भूलना गंदी बात होती है, भूलना गंदी बात होती है। ठीक है, आ जाओ क्रोमेटोफोर देखो। क्रोमेटोफोर क्या होता है? इम्पोर्टेंट है। क्रोमेटोफोर भी देखो प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, पहली बात तो यूकैरियोटिक में होगा नहीं। ये किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। और ये होता क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेसोसोम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है, क्रोमेटोफोर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है। मेसोसोम भी प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, क्रोमेटोफोर भी प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। ठीक, लेकिन मेसोसोम हर एक बैक्टीरिया में पाया जाता है, क्रोमेटोफोर हर एक बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते। क्रोमेटोफोर केवल और केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और एक ही टाइप का ग्रुप है जो फोटोसिंथेटिक होता है, वो होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम बच्चे ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी एक टाइप का बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है?
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। और ये इसके पास ही होता है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेसिस की जिम्मेदारी किसकी? क्रोमेटोफोर की। सारे पिगमेंट जो जरूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो कहाँ मिलते हैं? क्रोमेटोफोर में मिलते हैं। ओके, लेकिन यूकैरियोटिक में फोटोसिंथेटिक कौन कराता है? यूकैरियोटिक में फोटोसिंथेसिस कौन सी ऑर्गेनेली कराती है? तो गली में खेलते बच्चे को भी पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक में फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। कैसे होता है ये भी पढ़ेंगे अपन। बहुत कुछ सीखेंगे, बस जुड़े रहो, लेक्चर डेली देखते रहो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, अगर आप एकदम मतलब अभी जस्ट 11th में आए हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बेनिफिशियल इसलिए होने वाला है क्योंकि हम पूरा मतलब यही मान के पढ़ा रहे हैं कि बच्चे को कुछ नहीं पता है। तो टू द बेसिक्स टू एडवांस, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करो फ्लैजला। फ्लैजला के बारे में बहुत ही विस्तार से आगे तुमको पढ़ने को मिलेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा जान लो, थोड़ा सा यहाँ पे जानना है, ज़्यादा नहीं। इतना बस ध्यान रखो कि फ्लैजला, देखो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया को देखोगे तो बैक्टीरिया ही तो प्रोकैरियोटिक है, और कोई तो होता नहीं है। बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, कुछ बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होते हैं। तो जो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनके पास फ्लैजला नहीं पाया जाता। नॉन मोटाइल बैक्टीरिया के पास फ्लैजला नहीं पाया जाता। फ्लैजला किसके पास पाया जाता है? जो बैक्टीरिया मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब गति कर सकता है, मोशन कर सकता है। तो मोशन वो किससे करेगा? फ्लैजला। देखो फ्लैजला से ही बैक्टीरिया को गति करनी है, तो जब फ्लैजला रहेगा तभी तो गति करेगा। तो जो मोटाइल बैक्टीरिया होंगे उनके पास फ्लैजला होगा, जो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होंगे उनके पास फ्लैजला नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, प्रोकैरियोटिक का जो फ्लैजला होता है वो सेल वॉल से बनता है, सेल वॉल का एक्सटेंशन है। अभी यूकैरियोटिक में देखना किसका एक्सटेंशन होता है फ्लैजला, आने दो यूकैरियोटिक तब बताएंगे, अभी थोड़ी बताएंगे। तो फ्लैजला जो होता है वो किसका एक्सटेंशन होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है। तो बैक्टीरिया दो टाइप के हो सकते हैं, मोटाइल, नॉन मोटाइल। तो जो मोटाइल होगा उसमें फ्लैजला मिलेगा, नॉन मोटाइल में फ्लैजला नहीं मिलेगा। ठीक, अब फ्लैजला में खास बात ये भी ध्यान देना कि जो फ्लैजला होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। ये कुछ खास बात नहीं है, बस ऐसे जानते रहो। बेसल बॉडी पहला पार्ट जो सबसे भीतर होता है, ये सेल ये देखोगे ना बैक्टीरिया के भीतर ही मिलेगा, बाहर नहीं देखने को मिलेगा। बाहर अपने को देखने को मिलता है फिलामेंट। तो बेसल बॉडी और हुक बाहर नहीं देखने को मिलेंगे, बाहर अपने को जो एक्सटेंशन होता है वो फिलामेंट ही होता है। तो बाहर फिलामेंट दिखता है, उसके भीतर हुक होता है, हुक के नीचे बेसल बॉडी होती है। ठीक, उसके नीचे क्या होता है? बेसल बॉडी। तो सबसे बड़ा एक्सटेंशन किसका है? फिलामेंट का। मेन चल रहा है रोल फिलामेंट, ये दोनों बेस प्रोवाइड करते हैं। चलो, फ्लैजला के अलावा जो बॉडी सरफेस पे अगर एक्सटेंशन की बात किया जाए तो हमको एक और एक्सटेंशन देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं अपन फेमरी। फेमरी का काम याद रखो, डायरेक्ट पूछ लेंगे कि बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेमरी इन बैक्टीरिया। तो ये देखो इसका मेन काम होता है अधेसन। जैसे ये कोई रॉक है या कोई सरफेस है, होस्ट सेल है, मान लो ये ह्यूमन सेल है, और बैक्टीरिया क्या चाहता है? इस पे जुड़ना चाहता है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा? अपना फेमरी इसके कांटेक्ट में लाएगा, और बैक्टीरिया की फेमरी क्या करती है? इससे चिपक जाती है। अधेसन का मतलब समझ रहे हो ना? चिपकना। अधेसन का मतलब चिपकना। दो डिफरेंट टाइप की चीज़ चिपकती हैं, तो उसको हम लोग अधेसन बोलते हैं ना। जैसे देखोगे ग्लू फेविकॉल भी लाते हो तो उस पर अधेसिव लिखा होता है। ठीक, तो फेमरी का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को अटैच करना रॉक से या होस्ट टिश्यू से। किसी होस्ट टिश्यू को होस्ट सेल से बैक्टीरिया कैसे अटैच होता है? फेमरी के थ्रू अटैच होता है। तो आपसे पूछेगा बताओ फंक्शन ऑफ फेमरी क्या है, तो उसको बताना अधेसन ऑफ बैक्टीरिया टू द होस्ट या रॉक। पिलाई की बात करें तो पिलाई भी एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। कहाँ पाई जाती है? सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। ये भी बैक्टीरिया के सरफेस पे पाई जाती है। ठीक, क्या 2-3 टाइप के पिलाई होते हैं, बट एक टाइप का पिलाई बता दे रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, सेक्स पिलाई ये करते क्या है? मैटिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल जो मैटिंग होता है, रिप्रोडक्शन होता है, उसके में कौन हेल्प करता है? सेक्स पिलाई हेल्प करते हैं। ठीक,
और बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है उसका दूसरा नाम कंजुगेशन भी है, ठीक। दूसरा नाम क्या है? कंजुगेशन। तो सेक्स पिलाई कंजुगेशन में हेल्प करता है या बैक्टीरियल सेल के मैटिंग में हेल्प करते हैं। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा? सिर्फ और सिर्फ सेल इन्वेलप्ड ही देखा है। सेल इन्वेलप्ड के अलावा हमने कुछ नहीं देखा। तो अब तक के लेक्चर में हमने सेल इन्वेलप्ड देखा। सेल इन्वेलप्ड में हमने क्या देखा कि सेल इन्वेलप्ड की 3 लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। उसके बाद हमने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में देखा था, फिर सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर मेसोसोम देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन, क्रोमेटोफोर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन, फ्लैजेला जो होता है सेल सरफेस पे निकलता है और पिलाई भी सेल सरफेस पे निकलता है। अब आओ भीतर। भीतर का मतलब वेलकम टू द साइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया। साइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया में जब आप आते हो तो आपको क्या दिखता है? राइबोसोम। क्या दिखता है बच्चे? राइबोसोम दिखता है, समझे क्या? राइबोसोम। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो 70 टाइप के होते हैं। राइबोसोम के बारे में खास बात, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है। मैं देखो एक आध लेक्चर में मैं बता दूंगा कौन कौन सी ऑर्गेनेली नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, कौन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, कौन डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए राइबोसोम को ध्यान रखो, नो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। ये 2 टाइप के होते हैं, 70S 80S। 80S प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, तो अभी प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक में हम केवल किसको पढ़ने वाले हैं? 70S को। तो 70S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है। इसमें 2 सब यूनिट मिलती है, 50S और 30S। 2 सब यूनिट 50S और 30S मिलके 70S टाइप के राइबोसोम बनाते हैं। इसके बारे में जो ध्यान रखना है, सॉरी, राइबोसोम जो होता है एक्चुअल में क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मतलब गली में खेलते बच्चे को भी पता होना चाहिए कि राइबोसोम ही है वो जगह जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो राइबोसोम इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है राइबोसोम, जिसको हम लोग पॉलीसोम बोलते हैं या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। अब देखो पॉलीराइबोसोम क्या होता है, जस्ट थोड़ा सा सब्र करो, अभी बताते हैं। देखो एक्चुअल में जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है ना, वो mRNA के निर्देश पे होता है। mRNA आता है, लोगों को बताता है कि देखो ये वाली प्रोटीन बनानी है, ठीक। तो mRNA जब आके बताता है कि ये वाली प्रोटीन बनानी है, तो जो राइबोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। तो उसमें एक जो 30 यूनिट है वो एक साइड जोड़ती है और 50 यूनिट वाले राइबोसोम दूसरी साइड जोड़ती है। तो ऐसे ही सारी कई राइबोसोम जो होते हैं एक mRNA पे जुड़ जाते हैं, एक mRNA पे कई राइबोसोम जुड़ जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। तो सेवरल राइबोसोम, कुछ राइबोसोम अटैच्ड होते हैं सिंगल mRNA से और एक चेन बनाते हैं, उस चेन को बोलते हैं पॉलीसोम। और ये जो पॉलीसोम होता है इसका काम क्या होता है? तो आंसर है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। और प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। mRNA से प्रोटीन के फॉर्मेशन को ट्रांसलेशन बोलते हैं। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं, आगे चैप्टर में फिर से आएगा ये, ठीक है। अभी देखो अपन बेसिक कर रहे हैं, अपन अभी बहुत बेसिक कर रहे हैं। जितनी चीज़ें ना यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो आगे चल के बहुत ब्रॉड होने वाले हैं। खैर मज़ा भी आएगा सीखने में, ठीक। तो राइबोसोम जो होते हैं वो साइट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का, पहली बात ध्यान रखना। और पॉलीराइबोसोम क्या होते हैं कि एक mRNA की चेन पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इस स्ट्रक्चर को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर केवल और केवल प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है। भाई साहब ये ध्यान रखना, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम केवल प्रोकैरियोटिक में बनता है। चलो अब आगे चलो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी ये भी कहाँ देखने को मिलेगी? बोलो साइटोप्लाज्म में। अरे अपन साइटोप्लाज्म ही तो पढ़ रहे हैं इस समय। इंक्लूजन बॉडी कहाँ मिलती है देखने को? साइटोप्लाज्म में।
इसका काम क्या है तो बताते हैं। इंक्लूजन बॉडी एक्चुअल में रिजर्व मटेरियल है। मान लो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो गई, तो जो एक्स्ट्रा फूड होता है ना उसको स्टोर करते हैं, रिजर्व मटेरियल में स्टोर करते हैं, और जिस फॉर्म में स्टोर करते हैं उस फॉर्म को हम लोग इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। ठीक, तो इंक्लूजन बॉडी क्या है एक्चुअल में, स्टोरेज है किस में, प्रोकैरियोटिक सेल में। और ये कहाँ पे पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में। तो जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है, और किसके फॉर्म में स्टोर होता है, इंक्लूजन बॉडी। खास बात यहाँ पे ध्यान रखो, इंक्लूजन बॉडी पे मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। अभी सीधे सीधे सोचो ना, प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी ऑर्गेनेल है उसके मेम्ब्रेन नहीं होगी, इसलिए तो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक के किसी भी सेल में ऑर्गेनेल नहीं होती है। ठीक, तो इस वजह से इसके ऊपर ये भी नॉन मेम्ब्रेनस होता है। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। इंक्लूजन बॉडी नॉन मेम्ब्रेनस होता है। ठीक, एग्जाम्पल याद कर लेना, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स डायरेक्ट पूछेगा, साइटोफिजन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। तो तीन ऐसे बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंक्लूजन बॉडी। तीन ऑप्शन दे दे, तीन ऑप्शन हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइटोफिजन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, और एक कुछ और दे देगा, तो वहाँ पे आप छाट लेना। ठीक, यहाँ पे देखो बस एक बात है, ये वैक्यूल के बारे में हम लोग जब मोनोग्राम पढ़ेंगे तो वहाँ पूरा कवर करेंगे, या फिर सेल में ही आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखो बस कि देखो वैक्यूल के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, वैक्यूल क्या होता है। वैक्यूल के बारे में विस्तार से पढ़ना है, काफ़ी विस्तार से। बट यहाँ पे एक पॉइंट बस ध्यान रखो कि गैस वैक्यूल जो होती है ना वो ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होती है। देखो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो क्या बना है, फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी। फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी। फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी। और वो ऑक्सीजन एक वैक्यूल के फॉर्म में, जैसे ये बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है तो इसमें वैक्यूल के फॉर्म में वो गैस स्टोर हो जाती है, तो उसी को हम लोग गैस वैक्यूल बोलते हैं। तो गैस वैक्यूल गैस को स्टोर करता है प्रोकैरियोटिक सेल के भीतर। ठीक, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इनके न्यूक्लियस का। तो इनके पास सबको पता है कि इनके पास 2 न्यूक्लियस नहीं होता, फर्स्ट न्यूक्लियस होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ठीक, तो न्यूक्लियस इनके पास फाल्स होता है प्रोकैरियोटिक सेल को, और उसको हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं। फाल्स न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक, उसके भीतर देखोगे तो जेनेटिक मटेरियल जो इनका होता है सिंगल क्रोमोसोम होता है। मतलब जो देखो, रुको दिखाते हैं फिगर में यार, यहाँ देख, यहाँ पे देखो ये इनका मेन जेनेटिक मटेरियल है। ये जो क्रोमोसोम होता है ना, इनके पास केवल और केवल, इस बैक्टीरिया बेचारे के पास एक ही क्रोमोसोम है, अपने पास तो 46 है। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। तो बैक्टीरिया के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम। कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में उसी तरह तैरता रहता है, उसी को हमने न्यूक्लियाइड दे रखा है। ठीक, तो सिंगल क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम बोलो या डीएनए ही बोल दो, क्योंकि पैकिंग तो होती नहीं है। क्यों, क्योंकि उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बात तो कभी भी मत भूलना कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है, बट विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ये बात सबको पता है, छोड़ो। इसके अलावा आपको एक चीज़ और मिलेगी साइटोप्लाज्म में देखने को, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड के बारे में बात करें तो प्लाज्मिड एक्चुअल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। देखो, एक तो ये क्रोमोसोम वाला डीएनए है जो जेनेटिक मटेरियल है, ये क्रोमोसोम वाला डीएनए है। इस क्रोमोसोम वाले डीएनए के अलावा भी कुछ बैक्टीरिया में आपको एक एक्स्ट्रा अलग से आपको सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा। ये खास बात ध्यान रखो, ये वाला जो डीएनए है ना ये सर्कुलर होता है, ये वाला जो होता है सर्कुलर नहीं होता, ये सर्कुलर होता है। तो प्लाज्मिड डीएनए जो होता है, डीएनए देखो यार, डीएनए कुछ वायरस होते हैं जिनमें डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक, बकिया किसी में भी बात कर लो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, सब में डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है कहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी में। कहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी पूरा चैप्टर 12th में पढ़ना है, और वहाँ पे आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक, मज़ा आएगा, मज़ा ही आएगा अगर मुझसे पढ़ोगे तो। ठीक है, इजी बता दूंगा बायोटेक्नोलॉजी को, वैसे काफ़ी लोगों को टफ लगता है। तो प्लाज्मिड का फंक्शन ध्यान रखना कि प्लाज्मिड के खास फंक्शन होता है, ये बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक्स का कैरेक्टर डेवलप करता है। जैसे ये बैक्टीरिया है, हमने इसको एंटीबायोटिक दिया, एंटीबायोटिक क्या करेगी, बैक्टीरिया को मार देगी। ठीक,
लेकिन अगर इसके प्लाज्मिड के पास ऐसे जीन हैं जो इस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट काम कर सकते हैं, इसके एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट प्रोडक्ट बना के बचा सकते हैं, तो ये एंटीबायोटिक्स से बचा लेंगे। ठीक, तो प्लाज्मिड का मेन फंक्शन बहुत काफ़ी कुछ फंक्शन होता है, बट एक फंक्शन अभी के लिए याद कर लो कि प्लाज्मिड जो है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो प्रोकैरियोटिक सेल ख़त्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूकैरियोटिक सेल को करेंगे। तो इतने पेशेंस से सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद या थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, और जितने भी मैंने होमवर्क दे रखे हैं वो सब के सब खोज लेना, नेक्स्ट क्लास में बताना। ओके, थैंक यू।